जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए जो अंतिम लेक्चर है हमारा फंडामेंटल राइट का वो लेकर आ रहा हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हमारे संविधान ने हमको प्रदान किया हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने की क्या जरूरत पड़ेगी जब इतने सारे अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, तो इसका क्या जरूरत था? बिल्कुल जरूरत था। मान लीजिए आपका आपको अधिकार दिए गए, आपके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप भाई कुछ तो अधिकार होगा ना कि हाँ आपको सुरक्षा की भी गारंटी दी जा रही है। कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा अधिकार का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है? तो कोई तो आर्टिकल होना चाहिए ना जो इसमें ये बात लिखा रहे, जिसमें ये मेंशन रहे कि हाँ अगर आपका आर्टिकल का आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो इस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं और आपके आप अपने अधिकारों के लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें यह वर्णन किया गया है। अगर किसी भी इंसान का, कोई भी भारतीय नागरिक है या फिर भारतीय नागरिक नहीं भी है, उसका मौलिक जो अधिकार है उसका वोलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक, तो ये चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है किसको कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा था। दिल किसको कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, which state that individual have the right to approach to the Supreme Court seeking enforcement of the other fundamental right recognized by the Constitution। यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट है जिसको संविधान ने हमारे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए, उसके न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 32 के तहत वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उसके लिए रिट जारी कर सकता है, डायरेक्शन जारी कर सकता है या किसी भी तरह का कोई ऑर्डर जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए। कितने तरह के रिट्स होते हैं? 5 तरह के रिट होते हैं। कौन कौन से रिट्स होते हैं? देखिए, एक होता है हेबियस कर्पस, ठीक है, दूसरा होता है मेंडामस, ठीक है, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, फिर सर्टियोररी और फिर क्यू वारंटो। ये 5 तरह के रिट है। हम लोग एक अपने रिट का स्पेशल क्लास लाएंगे जिसमें पांचों तरह के रिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, मेंडमस का क्या मतलब होता है, प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मतलब आपने कोई अपराध नहीं किया, पुलिस आई आपको उठा के लेके चली गई। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा करके ये आप हेबियस कॉर्पस के थ्रू आप रिट जारी करवा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी कर दिया हेबियस कॉर्पस का, तो पुलिस को आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि हमें हमें शरीर चाहिए। हमें जो इस भी इंसान को आप लेकर गए हैं उसको हमारे सामने आप लेकर। मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर कोई लोअर कोर्ट वगैरह है वो अपना कोई काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट जारी कर सकता है मैंडेमस का कि भाई आप अपना ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम करिए भाई, आपको काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, फ्री में पैसा थोड़ी दिया रहा है, काम कीजिए आप। ठीक, फिर होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि मना कर सकता है कोई काम को करने से। ठीक है, भाई सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पावरफुल है भारत में, तो किसी को मना भी कर सकता है, किसी को आदेश भी दे सकता है कि भाई तुम ये काम करो। ठीक है, इसी तरह का जो भी रीट है हम लोग आगे देखेंगे सबका मतलब क्या होता है। चलिए, आज हम लोग इसको बस पढ़ते हैं। ठीक है, in case of the enforcement of fundamental right, the jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive. It is concurrent with the jurisdiction of the High Court under Article 226। तो देखिए, जो रिट जारी करने की जो शक्ति है फंडामेंटल राइट से संबंधित, ठीक है, ये शक्ति क्या है? ओरिजिनल है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। अब यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या हो? देखिए, ओरिजिनल का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपका जो फंडामेंटल राइट है उसके प्रति रिट जारी करेगा, आपको न्याय दिलाएगा, आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइएगा, फिर वहां से हाई कोर्ट से अपील करने के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं। नॉट एक्सक्लूसिव, देखिए नॉट, अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव रहता तो इसका मतलब क्या होता है, ये अधिकार किसको है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। अगर यहाँ पे क्या, सिर्फ अगर वर्ड एक्सक्लूसिव, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो अधिकार है रिट जारी करने का किसका है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन ये नॉट एक्सक्लूसिव है। नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, कोई अदर कोर्ट भी, जैसे कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वोलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट को भी अधिकार है, वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और इट इज कॉन्करेंट विद द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि दोनों का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट की। जैसे हम लोग देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है, ठीक है, जो कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची होता है, उस पर दोनों, सेंटर को भी अधिकार रहता है कानून बनाने का और राज्य को भी अधिकार रहता है कानून बनाने का। वैसे ही क्या है, ये कॉन्करेंट है, इस पे हाई कोर्ट को भी अधिकार है रिट जारी करने का और सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है रिट जारी करने का। ठीक है, देखिए ओरिजिनल बिकॉज एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील। यानी कि ओरिजिनल क्यों है, क्योंकि कोई भी सिटीजन है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में बिना अपील किए। यानी कि आपको हाई कोर्ट में अपील करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आप वहां पे केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, concurrent means when the fundamental right of a citizen are violated, the aggrieved party has option of moving either the high court or the supreme court directly। ठीक है, concurrent का मतलब क्या हुआ, ऊपर हम लोगों ने देखा था, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप या तो आप हाई कोर्ट में जाएं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, दोनों जगह आपको न्याय मिलेगी। ठीक है, अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं भाई। ऐसा थोड़ा है कि आपको सिर्फ हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, आर्टिकल 33 है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 33 किससे संबंधित है, आर्म फोर्स, यानी कि जो भी आर्म फोर्स हो गया, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट से संबंधित, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गए, ठीक है, मिलिट्री हो गए, सेना हो गया, वगैरह हो गए, नेवी वगैरह हो गए, यानी कि जो भी आर्म फोर्स वगैरह हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनको, उनका जो भी फंडामेंटल राइट है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। यानी कि जब तक वो सेवा में रहेंगे, जब तक वो सर्विस में रहेंगे, वो किसी भी अपने फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो कल को बोले कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हम भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे या फिर कुछ भी, मतलब किसी भी तरह कोई स्पीच देते हैं, तो वो उनका फंडामेंटल राइट के अंदर उनको नहीं आएगा, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, उनको उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे ऐसा क्यों होता है, हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखिए आर्टिकल 33, इट इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। यानी कि आर्म फोर्स के जो भी सदस्य हैं, जो भी आर्म फोर्स में शामिल हैं, उनके जो भी फंडामेंटल राइट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री फोर्स, पार्लियामेंट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉजस फोर्स, मतलब जो भी फोर्सेस है, ठीक है, जो भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं हमारे देश में, चाहे बॉर्डर पे हो चाहे अंदर पुलिस प्रशासन वगैरह हो, उनको जो भी उनका फंडामेंटल राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। इसको क्यों किया गया है, उनके जो आर्म फोर्स है उनके फंडामेंटल राइट उसको क्यों खत्म किया जाता है, ताकि जो उनका ड्यूटी है ना, वो अपने ड्यूटी को अच्छे से निभा सके। उनके ड्यूटी के बीच में किसी तरह कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, किसी तरह का कोई सरकार के प्रति कोई टकराव उत्पन्न ना हो। ठीक है, अपने अपना उनका जो कर्तव्य है देश के प्रति, जो अपना कर्तव्य है वो उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सके, इसलिए उनको जो भी है इसको कंट्रोल किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एब्रोगेट किया जाता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग देम, और ताकि उनके बीच में डिसिप्लिन भी बना रहे, अनुशासन भी बना रहे। ठीक है, द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए ये जो आर्टिकल 33 के तहत जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। यानी कि जो आर्टिकल 33 के जो जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो फंडामेंटल राइट का जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है पारामिलिट्री फोर्सेस को, ठीक है, जो भी फोर्सेस है, आर्म फोर्स है उनका, तो ये इससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा, तो जो भी हमारा पार्लियामेंट है उन कानून बनाने का अधिकार रहेगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि कोई कानून बना करके इनके जो भी फंडामेंटल राइट है उसको खत्म कर दे, फिर उसको रोक दे, तो वो नहीं कर सकती है। जिसपे अगर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, हमेशा कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा। देखिए एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो जो भी आर्म फोर्स के जो भी सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, और उनका कोई भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है, हमें फंडामेंटल राइट हमारे संविधान ने दिया हुआ है और सरकार ने कानून बना करके हमारा फंडामेंटल राइट ही हमसे छीन लिया है, तो ये आप नहीं कर सकते।
ठीक है? अगर आपको करना है तो भाई पहले आप रिज़ाइन दीजिए। आप आर्म फोर्स जो भी है आप वहाँ से रिज़ाइन दीजिए, आप एक समान नागरिक बनिए। फिर जाइए आप एन्जॉय कीजिए अपने जो भी आपका नागरिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है उसको एन्जॉय कीजिए। लेकिन जब तक आप सेवा में रहेंगे, जब तक आर्म फोर्सेस फोर्सेस में रहेंगे, पार्लियामेंट्री फोर्सेस में रहेंगे, तब तक तो आप अपने जो भी सरकार चाहेगी आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है? चलिए ध्यान में रखना इन सब बातों को, आर्टिकल 33 को। और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो राज्य की जो विधान सभा होती है, उनको अधिकार नहीं है कि वो कानून बना सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, यानी कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में अगर मार्शल लॉ लगा हो, तो वहां पर भी जो आपका फंडामेंटल राइट है वो भी सस्पेंड रहेगा, वो भी रेस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 34 क्या कहता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द restriction on fundamental right while martial law is in force in any area within the territory of India, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पे जो भी सिटीजन है उनका जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए मार्शल लॉ क्या होता है। देखिए, द एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट लिटरली इट मीन्स मिलिट्री रूल। और देखिए, अगर आपसे मार्शल लॉ को संविधान में डिफाइन किया गया है? नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया मार्शल लॉ के बारे में संविधान में डिफाइन। ठीक, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मिलिट्री रूल, यानी कि शासन किसका रहेगा? मिलिट्री का रहेगा। वहां पे कोई पुलिस, देखते हैं ना हमारे शहर में क्या रहती है? पुलिस रहती है। वहां पे पुलिस नहीं रहेगी भाई। और वो किसके कंट्रोल में रहेगा? आपका शहर या फिर आपका आपका ये स्टेट किसके कंट्रोल में रहेगा? मिलिट्री के कंट्रोल में रहेगा। डायरेक्टली वहां पे कौन कंट्रोल करेगा? मिलिट्री जो सेना है वो वहां पे आके कंट्रोल करेगी। और वो जिसको चाहे, अगर उनको थोड़ा सा भी सस्पिशन होगा कि भाई आप कोई आतंकवादी है या आप कोई दंगा फसाद कर सकते हो, वो आपको गोली मार सकती है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है जो मार्शल लॉ जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी स्टेट में लग जाए ना तो वहां पे मतलब क्या ही बताऊं मैं, बहुत खतरनाक होता है, बस इतना ही आप जानिए। ठीक, द मार्शल लॉ इज इम्पोज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रेबेलियन, राइट और एनी वॉलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ। ठीक है, ये मार्शल लॉ कब लगाया था? जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में वॉर वॉर छिड़ गया हो, कोई दूसरा देश हमें इन्वेजन कर रहा है, ठीक है, आक्रमण कर रहा है, ठीक है, इंसरेक्शन हो गया है, ठीक है, रेबेलियन हो गया है, कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं, कोई राइट हो गया, कोई दंगा हो गया है, या किसी भी तरह कोई वायलेंट एक्टिविटी हो रहा है। ठीक, तो वहां पे कानून को नियंत्रण में लाने के लिए, फिर से सामान्य स्थिति लाने के लिए उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है, ताकि जो भी सामान्य स्थिति है वो बरकरार हो जाए और किसी भी तरह का कोई कोई दंगा फसाद ना हो, किसी का जान ना जाए, ठीक है, कोई संपत्ति का नुकसान हो। ठीक, माने देश को सुरक्षित रखने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। और जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो फिर से जो मार्शल लॉ खत्म कर दिया जाता है, और फिर से उस क्षेत्र के नागरिकों को उनका जो भी फंडामेंटल राइट है वो पूरी तरह से उसको एंजॉय कर सकते हैं। और उनका अगर उस समय फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 34 के तहत अगर आप आपके जिले में, स्टेट में या फिर आपके क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आप नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।